हेलो गाइज, वेलकम टू अनुपस्थिति जोन। दोस्तों, अनुपस्थिति जोन के उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्दी बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रीवियस हमारी लेक्चर थी उसमें हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जान लिया था। तो वहाँ से जो भी डाउट्स थे आपके सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। तो आज हम अगले टॉपिक को देखेंगे, सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होता है, खोज कैसे हुई थी, क्या इसमें होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सारे टॉपिक को देखेंगे। तो जैसे सेल में हम देखते हैं पहले कि इन प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, इनके सेल थ्योरी किसने दिए थे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सेल होता क्या है ना। तो पहले हम जानेंगे कि सेल, और हम क्या करेंगे, सेल के बारे में जो जान रहे हैं हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, सेल मीन्स क्या होता है। सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं कोशिका? कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि जो कोशिका है ना, एक यूनिट है ना, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्लस क्या है, फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल क्या हो गया, संरचनात्मक, क्रियात्मक क्या हो गया, फंक्शनल। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट है ना, यूनिट। हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारे सेल है ना, वो क्या है, सेल क्या है, सेल आर बेसिस स्ट्रक्चरल and functional unit of all living organism। चीज़ों को हम पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमने क्या बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हम चीज़ों को जानें कि ये एक यूनिट है, यानी हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या करते हैं, बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गेन्स बनाते हैं, और जब ऑर्गेन्स बन जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी पूरी बन जाती है तब हमारा एक नया ऑफस्प्रिंग या ह्यूमन बींग्स बोल देते हैं, तो वो तैयार हो जाता है। तो हम इसमें ये देख लेंगे कि पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि सेल होता है। सेल किसे बोलते हैं हम, कोशिका को। तो सबसे पहले सेल आता है, बहुत सारी सेल्स। अब आप अपनी बॉडी के अंदर ही देख लीजिए, आपकी बॉडी जो है, आपकी स्किन है, क्या है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई ना। ऐसा तो है नहीं कि एक, हमने अभी जस्ट बात की कि एक इकाई को बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। हमने क्या बताया कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है, एक यूनिट है। एक यूनिट को बहुत हजारों लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर के तब जाके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे हमने बताया कि सेल्स मिलके फिर क्या बनाती है, टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू, ऊतक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू जिसे हम बोलते हैं ऊतक, ये क्या है, कोशिका। देखेंगे सेल मिलकर क्या बना, टिश्यू। अब टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा,
टिश्यू मिल करके ऑर्गेन्स बनाएंगे ना, टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेन्स, जिसे क्या बोलते हैं, अंग। अब ये जब ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन क्या, सेल है, सेल ने क्या बोला, बहुत सारे सेल इकट्ठा हो गए, बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर के टिश्यू का निर्माण कर दिया। अब जो टिश्यू मिल गई, टिश्यू मिलकर के क्या बना है, ऑर्गन बना, जैसे क्या, ऑर्गन, हाथ, कान, नाक, जीभ, तो ये सब क्या है, ऑर्गन से ही होता है। सारे आपकी जो बॉडी है ये सभी क्या है, ऑर्गन से। तो ऑर्गन जब बन गया उसके बाद क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है, जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है हमारा, तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एनिमल एक तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये प्रोसीजर है कि हमारी कैसे जो स्टेप टू स्टेप, जैसे हमारी एक नए ऑस्प्रिंग या नया एनिमल्स बनता है, वो इस प्रकार से बनता है कि पहले सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, फिर एनिमल। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें अब हम जानेंगे। सबसे पहले हमने जब कोशिका की बात की, तो कोशिका में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, चीज़ें कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की थ्योरी क्या है। ये जो कोशिका थ्योरी है वो एक्सेप्शनल है, कोई भी चीज़ या फिर सभी चीज़ों को वो फॉलो करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इतनी सारी चीज़ें हो गई तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो थी ना, ये सेल है, सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका, कोशिका। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक के नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। कब किया था, 1665 में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हिंदी लिख लेंगे, रॉबर्ट हुक। अब चीज़ें ये भी जान लेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब कोशिका की खोज की ना, तो इन्होंने क्या देखा था, कार्क के टुकड़े पे मधुमक्खी के छत्ते जैसा उभार देखा, और वो जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा उभार था उसी को इन्होंने कोशिका का नाम दे दिया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर में कि इन्होंने जो ये सेल देखी थी ना, एक्चुअली में इन्होंने रियल में सेल नहीं, इन्होंने सेल वाल देखा था, जो इस प्रकार से था। ये देखिए, सी दिस, देखिए इस टाइप से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने लकड़ी के कार्क के टुकड़े पे एक सेल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उन्होंने उसे सेल का नाम दे दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया, सेल का नाम दे दिया। और चीज़ें, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो किस टाइप की कोशिका थी, तो इन्होंने मृत कोशिका देखी थी। क्या देखे थे, इन्होंने क्या देखा था, मृत कोशिका, डेड सेल, मृत कोशिका। इन्होंने कैसी कोशिका देखी थी, डेड सेल। ठीक, अब देखो, जब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले जब कोशिका की खोज किया तो इन्होंने डेड सेल देखा। अब हम लिविंग की बात करते हैं कि जब जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था कि जीवित कोशिका को देखा था। इन्होंने क्या किया कि जीवित कोशिका को देखा था। कैसी कोशिकाएं थी, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। और वो कोशिका कौन सी थी, तो इन्होंने बैक्टीरिया की कोशिका देखी थी जिसका नाम था क्या, बैक्टीरिया, जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। कौन सी बैक्टीरिया थी, माइकोप्लाज्मा। देखिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
पहले तो पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। अब आती है कि इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो कोशिका किस टाइप की थी, तो वो कोशिका क्या थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। और इन्होंने किस पे देखा था, तो इन्होंने कार्क के टुकड़े पे, लकड़ी के जो कार्क के टुकड़े हैं उन्होंने उस पे मधुमक्खी के छत्ते जैसा उभार देखा था, जिसे उन्होंने शेल का नाम दिया था। और वो शेल क्या थी, वो शेल नहीं, वो सेलवाल उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सेल का नाम दे दिया था। यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन ये बनती है कि मृत कोशिका को जब रॉबर्ट हुक ने देखा, मृत कोशिका को जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो जीवित कोशिका की खोज कैसे हुई। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवनहॉक ने क्या देखा, बैक्टीरिया में। वो कौन सी बैक्टीरिया थी, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ की डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं। जब तक कि ये रॉबर्ट हुक, ये क्वेश्चंस एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम आपके जो हुए हैं पिछले बार, वो उसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीपी में। क्या थे, एक दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, दत्तरोचित। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिकावाद का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले क्या किया था, दत्तरोचित नामक साइंटिस्ट ने कोशिकावाद ठीक, सेल थ्योरी जिसको बोलते हैं, सेल थ्योरी। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने, दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने कोशिकावाद का प्रतिपादन किया, लेकिन इनकी जो जितनी सारी क्वालिटी थी, कह दें कि इनका जो, इन्होंने कोशिकावाद प्रस्तुत तो किया, लेकिन इन्होंने ठीक प्रकार से कोशिकावाद को नहीं बता पाए। तो इनका सारा श्रेय किसे जाता है, मैथियस, स्लाइडेन एंड स्वान को, जो एक वनस्पति विज्ञान थे और क्या थे, एक जूलॉजी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि कोशिकावाद, सेल थ्योरी को यदि हम कह दें तो सेल थ्योरी किसने दिया, मैथियस, स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे स्लाइडेन, दूसरा कौन थे, स्वान। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सेल थ्योरी जो दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उनके पूरे सपोर्ट में थे कि नहीं, इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया था वो सही है। तो सारा श्रेय किसे जाता है, स्लाइडेन तथा स्वान को। तो ये जो स्लाइडेन है, इन्होंने क्या कहा था, स्लाइडेन जो है वो क्या है, वनस्पतिज्ञ है, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, ये बॉटनी से हैं, तो इन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनकी क्या होती है, जो उनकी कोशिकाएं होती है सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। वही बात स्वान ने क्या कहा कि एनिमल की भी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी 3 इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेल थ्योरी इन्होंने ये दिया था कि पहला है कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन्होंने क्या कहा कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से ठीक। इन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे जब हमने शेल के बारे में बताया ही, तो हमने बताया क्या कि ये जो शेल है ना, वो क्या है,
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या कर रहे थे, ऑर्गेन्स का निर्माण कर रहे थे। ऑर्गेन्स जब बहुत सारा आ रहा था तो ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण कर रहा था। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि इसको हम कह सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन या मोर, लिखेंगे ऑल लिविंग things are made up one या more cells। हम कह सकते हैं क्या, देखिए वही चीज़ हो गई कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन या मोर सेल्स। क्या हुआ कि कोशिकाएं, जो सभी जीवों के शरीर है ना, वो एक नहीं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो दूसरी उन्होंने सेल थ्योरी ये बताई कि दूसरी सेल थ्योरी बताई कि कोशिका जीव के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक, इन्होंने क्या बताया दूसरा कि दूसरी सेल थ्योरी उन्होंने ये दिया कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसको बोल सकते हैं क्या कि ऑल लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म structural and functional unit of सेल। ठीक है, जितने सभी जीवित कोशिकाएं हैं वो क्या हैं कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया दूसरे सेल थ्योरी में। और तीसरा ये थे कि सभी जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं वो क्या है, सभी जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये कहता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, all cells arise from pre-existing cells। सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से देखिए सेल थ्योरी में इन्होंने यही बताया कि पहले में उन्होंने बताया था कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका निर्माण किससे होता है, सेल से होता है, यानी एक या एक से अधिक सेल से हो रहा है। दूसरा में इन्होंने कहा कि जितने सारे सेल्स हैं हम उसे क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, अब तीसरे में इन्होंने बताया कि जितने सारे सभी नई कोशिकाएं थी, नई कोशिकाओं का निर्माण क्या हो रहा था, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को देख लो कि जैसे आपका निर्माण कैसे हो रहा, आपके पूर्वज से, आपके जो माता पिता हैं उनसे निर्माण हो रही है। दूसरी चीज़ है कि आपके जो माता पिता उनका निर्माण आपके दादा दादी से हुआ है, नहीं बहुत सारे पीढ़ियों से। तो जो सेल्स, जो जेनेटिक मटेरियल्स आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, जब हम सेल्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए हम जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे आते हैं। और चीज़ें हम ये बता रहे हैं कि जितने सारी कोशिकाएं हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई कोशिका है वो अचानक से आ गई, अचानक से तो नहीं आ सकती ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी भी जो निर्माण हुई है वो क्या हुई, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि जितनी सारी कोशिकाएं हैं, जो नई कोशिकाएं बन रही होती है ना, वो सब क्या होता है कि पुरानी कोशिकाएं जो है उनसे उनका निर्माण होता है। ठीक है, और एक चीज़ जान लेंगे कि जब हम अध्ययन करते हैं सेल की, तो सेल यानी हम जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, सेल
कोशिका, ठीक है, कोशिका का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब हम देख रहे हैं, हमने क्या बताया कि सेल थ्योरी के बारे में हमने जाना कि सेल थ्योरी होता क्या है। तो देखिए, क्या सभी सेल्स जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं? तो इसमें एक एक्सेप्शनल है जो वायरस है, ठीक है, जिसे हम विषाणु बोलते हैं ना, वायरस क्या है? विषाणु। ये क्या करते हैं? ये एक्सेप्शनल है, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो विषाणु हो, ये क्या होते हैं कि इनका निर्माण क्या होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नहीं होती है। ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट में पहले से ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जैसे ही इनके अकॉर्डिंग इनके लिए अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है, इनको होस्ट सेल मिलता है, वैसे ही ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट कर जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि हम एग्जाम्पल में यदि बता दें, यदि हम एक वायरस का एग्जाम्पल इसी तरह से ले लेते हैं कि क्या हुआ कि सपोज आप क्या हैं, आपको आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे आपको खूब अच्छा सा खाना मिले, सोने को मिले, एसी मिले, फ्रिज मिले, कूलर मिले, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था, और आपको कोई भी टेंशन ना हो, तो आप क्या करेंगे? बार बार वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। आपको वहाँ के इन्वायरमेंट क्या है? आपके लिए मतलब सूटेबल है, आपको उस इन्वायरमेंट में रहना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से जो वायरस है क्या है? ये वायरस ना इन्वायरमेंट में पहले से पड़े रहते हैं। जैसे ही इनको क्या होता है? होस्ट सेल, जैसे क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो वो क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इन्वायरमेंट में पूरा इधर उधर क्या होते हैं? टहलते रहते हैं, और जैसे ही उनको कोई मनुष्य मिलता है या फिर कोई पशु मिलता है, वो उसके अंदर इंटर कर जाता है, उनको होस्ट मिल जाता है। जैसे ही इंटर करते हैं, क्या कहता है? मुझे तो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं? उनके में क्या होता है? डिवीजन करने लगते हैं। इसमें क्या होता है? सेल का विभाजन होने लगता है और बहुत तेजी से वायरसेस फैलने लगते हैं। उनको मतलब उस तरह से बोल सकते हैं कि जितनी सारी इन्वायरमेंट है इनके लिए जो सुटेबल है, वो सारे इन्वायरमेंट होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं? अपना विभाजन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये क्या है? एक्सेप्शनल है। विषाणु क्या है? एक्सेप्शनल है। यहाँ तक की चीज़ें फिर अब हम जानेंगे कि जो सबसे बड़ी लंबी कोशिका है उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो क्या है? ऑस्ट्रिच की है ना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग की अंडा। किसका है? शुतुर देखे हो ना डायग्राम में, तो देखे होंगे, रियल में तो देख नहीं पाओगे कि जो ऑस्ट्रिच होते हैं इनके एक क्या है? बहुत बड़े होते हैं ना। तो लिख लेंगे ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। बड़ी कोशिका को तो हमने जान लिया कि लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। अब हम जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? हम इसको बोलेंगे क्या? स्मॉलेस्ट सेल। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ। इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या हुआ? सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और ये है क्या? ये क्या है? बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, हमने ये देख ली कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी क्या है? और
सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसे क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है? बैक्टीरिया है। अब हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी इन ह्यूमन के केस में देखते हैं तो सबसे छोटा कौन सा सेल्स होता है, सबसे बड़ा कौन सा सेल होता है। तो यदि इन ह्यूमन के केस में देखें, इन ह्यूमन, तो सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? वोवम होती है। क्या होता है? वोवम। किस में पाया जाता है? इन फीमेल, जिसे अंडाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंडाणु। जो फीमेल के जहाँ पे एक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो ओवम होती है वो क्या होती है? वो सबसे बड़ी कोशिका होती है ह्यूमन के केस में देखें तो। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। स्पर्म किस में पाया जाता है? इन मेल। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्वस सिस्टम। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन है? नर्वस सिस्टम है। तंत्रिका तंत्र। सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन करने की क्षमता किस में होती है? जैसे हम कहते हैं कि रीजनरेशन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो रीजनरेशन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है? लीवर में होती है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किस में होता है? लीवर में होता है। तो देखो लीवर में कैसे हम कह सकते हैं, हमारा जो लीवर है ना कुछ इस आकृति का होता है ना, ऐसे कुछ इस टाइप से। देखो डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं आया बनाने। ये क्या हो गया? हमारा लीवर हो गया। लीवर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन करने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। लीवर को तुम चाहे किसी भाग से काट दो, इस भाग से, इस भाग से, इस भाग से, किसी भाग से काटो, ये क्या करता है? इनमें बहुत ज़्यादा ही रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या करते हैं? अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। फिर से वहाँ पे क्या होता है? पुनरुद्भवन की क्षमता के द्वारा ये फिर से लीवर पूरा नया बन के तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे कम रीजनरेशन की प्रोसेस किस में होती है। तो सबसे कम रीजनरेशन की प्रोसेस होती है नर्वस सिस्टम में। किस में होती है? सबसे कम रीजनरेशन किस में होती है? नर्वस सिस्टम में होती है। ये कैसे? देखो न्यूरॉन तंत्र जो होता है ना, उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। जैसे आप लोग जब बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो तो क्या बोलते हैं? पुलिस ट्रैफिक हमेशा क्या बोलती है कि आपको हेलमेट लगा के चलना है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में पूरी जो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन फैले हुए हैं चारों तरफ से, क्या होता है? जो मस्तिष्क में न्यूरॉन है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। यदि थोड़ा सा भी डैमेज होता है, सॉफ्ट यदि थोड़ा सा भी टच होता है, नहीं आपकी नर्वस सिस्टम इधर उधर थोड़ा सा भी वहाँ पे चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है कि कैंसरस कॉज होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती ही नहीं है और वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है कि आप हमेशा हेलमेट का प्रयोग करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? हमने सारी चीज़ों सेल के बारे में देखा।
ठीक है। तो सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया कि क्या होता है सेल, खोज कैसे हुई थी। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। और यह जो उनकी तथ्य है ना, यह उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपी थी। ठीक है। और दूसरा क्या था कि इन्होंने जो सेल देखा था वो क्या था? वो सेल था मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। तो जब हम डेड सेल को इन्होंने देखा था, तो यदि हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका को किसने देखा, तो मैंने बताया कि एंटोनी वान लीवनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि जो माइकोप्लाज्मा है, उन्होंने उसकी कोशिका को देखा। तो वो कोशिका क्या थी? जीवित कोशिका थी। माइकोप्लाज्मा क्या है? वो बैक्टीरिया है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। फिर मैंने बताया कि ये जो कोशिका है ना, इसमें क्या होता है कि कोशिका में एक जलीय तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जलीय चिपचिपा बोलते हैं, चिपचिपा सबस्टेंस, वो पदार्थ होता है। जिससे क्या था कि एक पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। एक दूसरा वैज्ञानिक आता है चल के कि अरे यहाँ पे तो सेल में तो प्रोटोप्लाज्म, एक जो पानी के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था वो तो प्रोटोप्लाज्म है। तो एक जो दूसरा वैज्ञानिक आता है वो कहता है कि जो सेल्स है, जो ये एक सेल्स है, क्या है कि इसमें ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो सेल्स है ना, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो इसी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या उन्होंने बताया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसको बोला? प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे, अकॉर्डिंग टू हक्सले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हक्सले ने ये कहा कि जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या था? भौतिक जीवन की जितनी सारी भौतिक क्रियाएं है ना, वो किस में घटित होती है? प्रोटोप्लाज्म में ही घटित होती है। तो इन्होंने ये कहा कि सभी जीवों की जितनी सारी भौतिक क्रियाएं हैं वो किस में घटित होती है? प्रोटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म को यदि हम देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म भी दो प्रकार का होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है? ये दो प्रकार का है। जैसे हम सेल की बात करते हैं तो एक होता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये आगे अभी हम पढ़ाएंगे वीडियो में, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। अभी हम क्या होंगे, जनरली थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जान लेंगे। इसमें देखते हैं कि एक विरकोव नाम के वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? विरकोव। इन्होंने क्या देखा कि कोशिकाएं में कुछ नियमित कार्य हो रहे हैं। विरकोव नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जो कोशिका है ना, इनमें कुछ कार्य हो रहे हैं ना। कोशिकाओं में नियमित कार्य। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कोशिकाओं में जो नियमित कार्य हो रही है उसको इन्होंने देखा, और इन्होंने क्या कहा? लिविंग मैटर का नाम दिया। जीवित पदार्थ। देखिए, जो विरकोव नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि कोशिकाओं में जो नियमित कार्य हो रहे थे, नियमित कार्य को इन्होंने लिविंग मैटर का नाम दिया। ठीक है, इन्होंने देखा और बताया कि इसमें डेली टू डेली नियमित कोई ना कोई कार्य होता है। तो इन्होंने उस चीज़ को लिविंग मैटर, जीवित पदार्थ का नाम दिया। और फिर इन्होंने ये बताया कि जो सभी कोशिकाएं हैं, यानी कि सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है, और हर एक कोशिका क्या होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू विरकोव के अनुसार देखें तो इन्होंने ये कहा कि जो सभी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है।
सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है तथा सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। क्या हुआ कि इन्होंने ये देखा कि सभी कोशिकाओं में क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। इन्होंने जिसे लिविंग मैटर का नाम दिया था उसी में ने देखा था कि सभी कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है तथा सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ठीक है, इन्होंने यही बताया, विरकोम नाम के साइंटिस्ट ने, कि कोशिकाओं में जो हमेशा नियमित कार्य हो रहे हैं, दैनिक रूप से जो कार्य हो रहा है, उन्होंने उसे जीवित मैटर का नाम दिया, यानी कि लिविंग पदार्थ का नाम दिया। फिर उन्होंने ये देखा कि जो सभी कोशिकाओं में विभाजन होती है तथा सभी नई कोशिकाओं क्या होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसको इन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। ठीक है, यानी कि जितनी सभी नई कोशिकाएं हैं वो क्या है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। हम अभी सेल को और जानेंगे, अभी सेल पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, और बने रहिए हमारे साथ 11 से 12 के बीच में। थैंक यू।